नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। 3 दिवसीय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। 22 दिसंबर तक चलेगा कृषि मेला। 4 घंटे कृषि विश्वविद्यालय में रहेंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 4 घंटे कृषि विश्वविद्यालय में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि 3 दिवसीय कृषि सम्मेलन में पहुंचेंगे। 22 दिसंबर तक चलेगा कृषि मेला। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 घंटे कृषि विश्वविद्यालय में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या दौरे पर है सीएम योगी। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। 3 दिवसीय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी खबर। 22 दिसंबर तक चलेगा कृषि मेला। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और वही दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में बागपत में भी हाईवे पर खाप पंचायतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। खाप पंचायतों और किसानों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन हाईवे के एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। हाईवे पर टेंट गाड़ दिया गया और रजवाई गद्दे लेकर किसान अब रात भर यहां धरना देंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी खाप मुखियाओं को समझाने पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। खाप मुखियाओं ने कहा दिया कि जब तक दिल्ली में किसान धरना देंगे तब तक वो भी हाईवे नहीं छोड़ेंगे। अध्यादेशों को लेकर एक तरफ दिल्ली में रात दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है और अब बागपत में भी इसी तरीके से रात दिन धरना प्रदर्शन चलेगा। और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर। आप देखिए किस तरीके से यहाँ टेंट तंबू गाड़ दिए गए हैं और किसान यहाँ भी डेरा डाले हुए हैं। जो तमाम युवा किसान हैं वो भी यहाँ आपको नजर आ जाएंगे। दरअसल खाप पंचायतों ने ऐलान किया था कि वो भी किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे और रात दिन नेशनल हाईवे पर डेरा डाले रहेंगे। उसी के ऐलान के बाद यहां पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। शुरू में सुबह जाम लगाया था और उसके बाद एक साइड में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। रात दिन किसान यहां डेरा डाले रहेंगे। एक तरफ यहां किसानों को खाना भी खिलाया जा रहा है। चूंकि रात काफ़ी हो गई है तो किसान यहां पर उनके खाने का इंतजाम भी किया गया है। ये किसान सुबह के वक्त चले जाएंगे, जबकि और जो किसान हैं वो यहां फिर सुबह के वक्त पहुंच जाएंगे। आसपास के दर्जनों गांवों के जो किसान हैं वो यहां डेरा डाले हुए हैं और यहां इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जिस तरीके से दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम खापों के जो मुखिया हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर ये धरना प्रदर्शन आखिर कितने दिन चलना है। क्या किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? यही इन खाप मुखियाओं से हम बातचीत करेंगे। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम चौधरी यशपाल सिंह। चौधरी साहब, क्या फैसला करके बैठे हैं यहाँ? फैसला ये है आज का जो हमारा फैसला हुआ, जब तक हमारे सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान भाई बैठे तब तक ही हम रहेंगे। एक साइड को खोल दिया हमने ताकि हमारे गन्ने के किसान हैं, हमारे बीमार भाई है, हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके लिए हमने एक साइड खोल दी और हम यहाँ से जो है हाईवे पे जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा किसानों का कोई निर्णय ना हो। आपको किस वजह से किसानों के समर्थन में आना पड़ा? आपको लग रहा है कि हाँ मांग जायज है या तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के पक्ष में है? मांग जायज है, किसानों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। किसानों के पक्ष में बैठते तो 24 दिन से बैठे वहाँ हमारे किसान क्यों बैठते? बावड़े कुत्ते ने थोड़े काट रखा है इनका। हम खाप और किसान सब एक है, इसीलिए खाप पंचायतों को ये निर्णय लेना पड़ा। अब हम किसानों के साथ है, वे किसान और हम किसान सब एक है। अच्छा, क्या निर्णय लिया है जी आपने? बुजुर्गों ने तो कह दिया युवा हैं, युवा भी बिल्कुल कमान संभाले बैठे हैं। हाँ, कमान संभाले बैठे हैं, कंट्रोल लगे, खाना खवा लगे, जो बैठे हैं सब नौजवानी है हमारे। अच्छा जी, हटेंगे नहीं यहाँ से? नहीं हटेंगे जी, यहाँ से नहीं हटेंगे। भैया, आपसे जानना चाहूंगा, क्या सोचा है देवेंद्र जी? आप भी किसानों के लगातार संपर्क में रहते, क्या सोचा है? इतने हमारे खाप चौधरी का निर्देश प्राप्त होगा हमें और इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम इनका जाने वाले नहीं हैं। इतनी झूठी सरकार, इतनी निकम्मी सरकार आज तक नहीं देखी हमने।
एक बार मोदी जी यहाँ आए थे जाट कॉलेज में, जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, नु कहे थे इधर गन्ना डालियो, इधर पेमेंट होगा और यहाँ इसे जो है पेरिस बना दूंगा इस क्षेत्र को। आज तक जो है पिछले साल का भी रमाड़ा मिल हर साल पेमेंट करता थी, पिछले साल का अब तक रुका हुआ है, और मलकपुर मिल पर तो 2 साल का रुका हुआ है। 2 साल का रुका हुआ। देखिए कहीं ना कहीं किसानों के आगे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि चूंकि जो बकाया गन्ना भुगतान देरी से होता है उसकी वजह से किसानों को दिक्कत उठानी पड़ती है। कुछ युवा किसान भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है, तो क्या आप भी किसानों के समर्थन में है? कब तक रहेंगे यहाँ? हमारे खाप ने ऐलान किया था जी, चौधरी 84 जी ने ऐलान करा कि जब तक जो है कृषि अध्यादेश पूर्ण रूप से वापस नहीं होंगे तब तक खाप और किसान यहाँ धरनारत रहेगी। अनिश्चितकालीन ये धरना चलेगा और तन मन धन से इतने मजबूत हैं। ये रहा हुक्का हमारी शान, ये रे हमारे बाबा हमारी पगड़ी, यू धरा हुक्कर या धरी पगड़ी, इसके सम्मान की लड़ाई है, पीछे नहीं हटने के किसी भी रूप से। पीछे नहीं हटेंगे। बसंत, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या सोच के आए हो? भैया देखो, हमें तो यही रहना अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में, हमें तो यहाँ तक जाना नहीं। यहाँ तो तब एक या तो हमारा बिल वापिस हो, और या जो जाएंगे तो इनका तो मर के ही वापसी जाएंगे, बस जिंदा तो वापसी, ऐसे भागने के नियम यहाँ से। ठीक है जी, तो हमारी तो यह सोच है जी, हमारे चौधरी हमारी खाप यहाँ बैठी, उनके साथ उनसे आगे खड़े। ठीक है जी, सरकार को खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है सरकार को, या तो हमारा बिल वापस दो वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं हटेंगे। देखिए बिल्कुल साफ किसानों ने कह दिया है, और जो युवा किसान है वो भी इन खाप पंचायतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। अब देखना ये होगा कि ऐलान इनकी तरफ से ये किया गया है कि जब तक दिल्ली में किसान डटे रहेंगे तब तक वो भी यहीं डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या यहाँ दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, बागपत। और इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि ठंड में लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। आम जनता की परेशानी अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी कम हो रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से अब कतरा रही हैं। कोहरे से सड़कों पर अब विजिबिलिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये बड़ी खबर, ठंड और कोहरे ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। कोहरे से सड़कों पर वाहन चालकों को हो रही है काफी परेशानी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सीधे बहराइच, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बहराइच में इस वक्त ठंड के क्या आसार देखने को मिल रहे हैं? सचिन, देखिए, अगर मैं बहराइच की बात करूं तो बहराइच में इस समय अगर पारा की बात करूं तो पारा तकरीबन इस समय 5 और 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। और यहाँ पे इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, लोग अपने दिनचर्या का कार्य कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाईवे पे जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल इस समय शून्य हो गई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल आपको धुंध और कोहरा दिखाई पड़ रहा होगा। इससे साफ ये देखा जा सकता है कि जो हाईवे पे चलने वाले लोग हैं वो किस तरह से परेशान होते होंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ पाते होंगे। हालांकि जहां तक अगर हम ठंड की बात करें तो भयंकर ठंड है। जनपद के अगर अधिकारियों की बात करें तो जनपद के अधिकारी देर रात घरों से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, अपने कार्यालय से निकल रहे हैं, और निकलने के बाद वो जाकर के रैन बसेरों की चेकिंग कर रहे हैं। जाने के बाद वहां की रियलिटी चेक देख रहे हैं, और जो भी जरूरतमंद मिल रहे हैं उन्हें कंबल दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ठंड ने अपना प्रकोप दिखाया है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी सचिन। बिल्कुल, लगातार बने रहिए। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी बहराइच से बने हुए हैं। बहराइच में जिस तरीके से लगातार मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी कहीं ना कहीं कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है। आम जनता की जो समस्या है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही होगी इस ठंड में। जी संजय। जी बिल्कुल सचिन, यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच और
बहराइच और श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो बहराइच और श्रावस्ती जो है वो तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर तराई के क्षेत्र में इतनी अधिक जो ठंड होती है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ पे पड़ती है और यहाँ पे कोहरा भी सबसे अधिक पड़ता है। लिहाजा यहाँ पे इतनी कड़कती ठंड यहाँ पे बढ़ी हुई है। सबसे अधिक गरीबों के ऊपर मार पड़ रही है क्योंकि वजह यह है कि उनके पास आज भी वो कंबल नहीं है, वो ऐसे वस्त्र उनके पास नहीं है कि वो अपने तन को ढक सके। लेकिन जिस तरीके से ठंड ने अपना प्रकोप दिखाया है उसमें सबसे ज्यादा जो गरीब वर्ग है वो परेशान हो रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। संजय लगातार बने रही हमारे साथ। हमारे सहयोगी कानपुर से लगातार बने हुए हैं। कानपुर जहां पर लगातार अगर देखें तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हैं वो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल रहे होंगे, नौकरी पर जा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से भी उनकी मुश्किलें बढ़ रही होंगी। जी, आपको बता दूं कि कानपुर की बात की जाए तो तापमान रात का इस समय 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका हूं और उसके बाद अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो लगातार कोहरा गिर रहा है और लोगों का जो आवागमन है वो खासा प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर बात की जाए तो कोहरा इस प्रकार है कि विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है, जिससे कि आने जाने वालों को लोगों को लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रेनों की बात की जाए तो कानपुर में जो सेंट्रल है वहां पर लगातार ट्रेनें भी काफी लेट हो रही है, कई घंटे ट्रेनें लेट हो रही है और कई ट्रेनें निरस्त भी कर दिया गया है दिसंबर के महीने में, क्योंकि कोहरा लगातार गिर रहा है और जो ट्रेनें हैं उनमें आवागमन में उनके टाइम में और उनका जो टाइम टेबल है उसको भी प्रभावित हो रहा है। और ठंडी इस प्रकार जो बात की जाए, हालांकि दिसंबर का आखिरी महीना है और ठंडियां इस प्रकार जिस प्रकार पहाड़ी इलाकों में बरसात हुई है वहां उसके बाद जो ठंड हवाएं चली हैं कानपुर में, इन ठंड हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो देखिए कहा जा रहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है ठंड के मामले में। तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से जो भी निचले राज्य हैं वहां पर तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है। लेकिन नगर पालिका की तरफ से तमाम जो सुविधाएं हैं जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया हो या फिर अलाव के लिए लकड़ियां बांटी गई हों? सचिन, आपको बता दूं कानपुर की बात की जाए तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो ना ही अभी चौराहों पे अलाव जलाए गए हैं और ना ही जो रैन बसेरे हैं उनमें कोई ऐसी व्यवस्थाएं एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिली है जिससे कि लोगों को, आम जो व्यक्ति है उनके ठंड से बचाव का कोई उपाय किया गया हो। अभी तक जो सरकार के द्वारा वादे और जो योजनाएं आती है उनका कहीं लाभ मिलता हुआ आम आदमी को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, शिवराज लगातार बने रही हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है कहीं ना आम जनता की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीधे रुख करेंगे बहराइच जहाँ पर हमारे सहयोगी संजय बने हुए हैं। संजय, अगर आपके आसपास लोग हों उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर किस तरीके से ठंड में बचने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं चूंकि मैं जहां पे हूं यहां बिल्कुल सुनसान इलाका है और यही चूंकि ठंड की वजह से लोग अभी निकल नहीं पाए हैं, इस वजह से मैं अभी किसी से मैं बात करने में असमर्थ हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सुबह का वक्त है, अभी 7:30 बजा हुआ है और इतनी कड़ाके की ठंड है कि इस समय जिस समय लोग अपने दिनचर्या पर निकलते थे उस समय लोग अभी घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इक्का दुक्का लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, जिनको बहुत इमरजेंसी काम के लिए जाना है वो यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम सही तरीके से माने तो तकरीबन 98% ऐसे लोग हैं जो घरों के अंदर दुबके हुए हैं, क्योंकि उनके लिए जिंदगी सबसे अधिक प्यारी है। उनका कहना यह है कि अगर हम ठंड से बचे रहेंगे तो कोई भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें आप मैं देख पा रहा हूँ किस तरीके से कोहरे का जो कहर है वो बरफ रहा है और लोग जो है बाहर निकलने से लगातार कतरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाराबंकी में धान खरीद पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को गाली देने वाले बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत को सम्मानित किया गया। किसानों ने बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत को एसएमआई को गाली देने का इनाम दिया है, लेकिन यहां सवाल है कि काम नहीं होने पर अधिकारियों को गाली देने का हक सांसद महोदय को किसने दिया है और ऐसे नेताओं या सांसदों पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में आपको जानकारी दें कि जबकि बीजेपी में तो इनके बड़े नेता नैतिकता की दुहाई देते हुए नहीं थकते, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के साथ गाली गलौज करने का ऑडियो भी लगातार वायरल होने के बाद बीजेपी की तरफ से इस पर संज्ञान लेने जरूरी नहीं समझा। कार्रवाई तो दूर की बात है, ऊपर से जब ऐसी शर्मनाक करतूत के लिए सांसद के सम्मान की तस्वीरें भी सामने आती हैं
तो कई सवाल अपने आप में खड़े होने लगते हैं। जब पूरा समाज बहादुर है तो उपेंद्र क्या कायर निकल जाएंगे क्या? बहादुरी रामनरेश रावत भी दिखाए हैं, बहादुरी प्रियंका रावत भी दिखाती हैं। यहाँ तो हर पासी बहादुर है। जब मैं समाज की बात करता हूँ तो व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। गाली गलौज करना एक बहादुरी आप मान रहे हैं? देखिए, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध भाषा कोई भी निकल सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। देखिए, किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो सरकार द्वारा जनहित में कार्य उठाए जाते हैं, तो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो है किसानों के रास्ते में अवरोध आता है। तो जब हमें माननीय अपने सांसद जी के द्वारा मालूम हुआ उनके विषय में कि उन्होंने भ्रष्ट नौकरशाही पर जो है लगाम बेलगाम जो हो गई है उस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने जो उपाय किए, तो हम लोगों ने बड़ी खुशी हुई और इसीलिए हम लोग उनका अभिनंदन करने आए हैं। में हम मुहिम क्या है, तो मेरी एक कार्यशैली है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास भी करते हैं। क्योंकि हम इससे कोसों दूर रहते हैं और पूरा दूर रहने का मैंने संकल्प भी लिया है। मैं कभी मतलब भ्रष्टाचार के नज़दीक न तो जाऊँगा, ना भ्रष्टाचार अपनी जानकारी में होने दूँ। और गोरखपुर में 2 दिवसीय मंथन का प्रोग्राम गोरखपुर के नेपाल क्लब में चल रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने किसान आंदोलन पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है या फिर जो कर रहे हैं, वहां विपक्षी पार्टियों की सोची समझी साजिश का नतीजा है। साथ ही पंजाब के थोक का व्यवसाय भी इसमें शामिल है, जो मिलकर साजिश के तहत नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए यहां कहा जा सकता है यह एक प्रायोजित हथकंडा है ताकि सरकार और मोदी जी को बदनाम किया जा सके। मेरा अब भी वही कहना है कि आप जाकर के अगर वहां देखें तो दिल्ली के पूरे पेपर भरे हुए हैं कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को तो बाहर कर दिया, लेकिन उनको नहीं बाहर किया जो खजड़ी के आधार पर वहाँ CAA के संदर्भ में ये कर रहे हैं, जो वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था उसके संदर्भ की बात कर रहे हैं, किसान के संदर्भ में नहीं। तो कुल मिलाकर के वह किसान भी आंदोलन जो हो रहा है, भारत सरकार ने उनकी सभी मांगे मानी ही नहीं बल्कि उससे। और वही पीलीभीत में संगठन सृजन अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी संगठन या राजनीतिक पार्टी से गठबंधन न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन हमारा आम जनता से, किसानों से होगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार भी किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा क्या होगा, इस पर उन्होंने बंद बातों पर प्रियंका गांधी का नाम लिया। अब देखना यह है कि इन सभी बातों को कितनी सत्यता मिलती है और भी आने वाले वक्त ही बताएगा। हमें इस बात का गर्व है कि हम किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लाख आरोप प्रत्यारोप लगा ले, ये काला कानून है, किसानों के खिलाफ कानून है और इस बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी पहले दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कर रही है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अभी हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी हैं और कोई भी चुनाव प्रभारी के नेतृत्व में होता है, तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव 2022 में लड़ने वाले हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री का। गोरखपुर के नेपाल क्लब में 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडिया न्यूज यूपी और उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम मंथन में आज की पत्रकारिता पर चर्चा हुई। इस दौरान पत्रकार अजय शुक्ला और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद जी को मंच पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।
रोल बोल क्लब गोरखपुर की तरफ से एक कार्यक्रम गोरखपुर के निजी होटल में रखा गया, जहां इस कार्यक्रम में कई छोटे कलाकारों ने भी शिरकत की। इस काव्यांजलि के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद जी ने बच्चों को संबोधित किया और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान भी दिया। साथ ही संपादक अरविंद जी ने भी सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला अफजाई भी किया। उन्नाव में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने शिक्षाविद नरेंद्र भदौरिया की 9वें संस्करण की पुस्तक नाइमिया का विमोचन किया है। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में जिले के शिक्षाविदों को जमावड़ा रहा। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पुस्तक काफी उपयोगी है। पुस्तक में भारतीय संस्कृति के साथ ही धरोहरों का वर्णन भी किया गया, जो युवा पीढ़ी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वही कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। अगली खबर बहराइच से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में नशेड़ी का हाई वोल्टेज ड्रामा। खुद को नेता बोलकर नशेड़ी ने दिखाया रौब। नशेड़ी के हंगामा से लगी लोगों की भीड़। पुलिसकर्मियों ने नशेड़ी को अस्पताल से किया बाहर। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नशेड़ी के हंगामे से लगी है लोगों की भीड़। अपने आप को नेता बताकर जमकर हंगामा कर रहा था। हालांकि लोगों ने इसे अस्पताल से बाहर कर दिया। खुद को नेता बोलकर नशेड़ी ने दिखाया रौब। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच से ये तस्वीरें सामने आई है। नशेड़ी का मेडिकल कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। खुद को नेता बोलकर नशेड़ी ने रौब दिखाया। नशेड़ी के हंगामे से लोगों की भीड़ आसपास लग गई। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। अब शाहजहांपुर में लव जिहाद से जुड़ा नया मामला सामने आया। एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने पहले धर्म छिपाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई, फिर ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण करता रहा। बाद में धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिया। महिला की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और काजी समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में पीड़ित महिला अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती है, जबकि आरोपी युवक हिंदूराम से उसके मकान पर किराए पर रह रहा था। यही दबाव के कारण हम किसी को बता नहीं पाए। वो हमें बहुत धमकियां देने लगा। उसके बाद अभी 10 तारीख को वो मेरे घर में सभी लोग आए। यहाँ पे सभी लोग आए। उसके माँ, जो लोग आए थे वो कितने लोग थे? 7-8 लोग थे, कम से कम 7-8 लोग। उसकी माँ थी, बहन थी, भाई थे और सभी लोग आए। उन्होंने कहा कि इस पर साइन करो। काजी भी आए थे? जी, काजी भी कोई आया था। काजी बोला जा रहा था। तो कहा इस पे निकाहनामा पे हस्ताक्षर करो। लेकिन हमने जब चिल्लाना शुरू किया तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं। माँ ने उसने मारना पीटना हमें फिर से स्टार्ट कर दिया। हमें शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया। मुझे परसों शाम को फ़ोन आया, संजय भाई साहब हैं, कि भाई साहब मुझे मिलना है। तो मैंने बताइए। बोले ऐसा मामला है जो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। तो मैंने ठीक है, मैं मिला, सारी बात को समझा। रात के 9 बज चुके थे। तो मैंने कहा ऐसा है, सुबह चल करके इसको मुकदमे को दर्ज कराते हैं थाना कोतवाली में। सुबह इस बेटी को बुलाया, उसके भाई आदेश जी को बुलाया और हम लोग 10-12 साथी अपने गोविंद मिश्रा जी के साथ में वहाँ कोतवाली थाने में पहुँचे और कोतवाली में जो कोतवाल साहब हैं उनसे वार्ता की। उन्होंने कहा मैं जाँच कराता हूँ। तो मैंने कहा जांच कराने का विषय नहीं है, लव जिहाद का मामला है, सीधा लव जिहाद का मामला है, इसमें जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। लड़की पीड़ित सामने है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तत्काल मुकदमा दर्ज करें। तो कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक लड़के ने अपना धर्म छिपाने के महिला का यौन शोषण किया था। इसमें महिला द्वारा शिकायत की गई थी, उसमें FIR पंजीकृत कराया गया था। उस युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।